नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर जो है गद्य खंड का भक्तन। तो ये चैप्टर जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर को उन्होंने एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र के रूप में लिखा है, यानी कि जो अभी उनकी घरेलू सेविका जो है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है और उसके जीवन के बारे में लिखा है, उसके इतिहास के बारे में लिखा है, उसके अतीत के बारे में लिखा है और उसके वर्तमान के बारे में यहाँ पर वो बता रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इस चैप्टर को लिखा है। जैसे कि आपने देखा, अभी हम लास्ट 3-4 सेशन से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, यानी कि हमने लगभग जो है भक्तन के जीवन के हमने बताया कि 3 परिच्छेद जो है हमने अभी तक उसके जीवन के पढ़ लिए थे। जो पहला परिच्छेद है वो उसके मायके की तरफ का है, यानी कि उसके मायके में जब वो विवाह से पहले उसकी किस तरह की स्थिति थी, कैसे उसकी जो माता थी उनका देहांत जो है बचपन में ही हो गया था और जो उसकी विमाता थी वो उससे जो है प्रेम नहीं करती थी बल्कि वो उससे जलती थी। तो इस कारण जो है वो अपने बहुत ज्यादा उसको प्यार भी नहीं करती थी और बहुत कम आयु में, मात्र 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया गया था और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया था, यानी कि उसको ससुराल भेज दिया गया था। तो इस तरह से मायके पक्ष में उसने बहुत ज्यादा एक तरह से सुख जिसको कहते हैं वो नहीं उसको मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जैसे देखिए, आप 5 साल की उम्र में जिस बच्चे की शादी हो जाए, 7 साल की उम्र में जिसको ससुराल भेज दिया जाए, तो उसको क्या सुख वहां पर मिल सकता है। तो इस तरह से उसके बाद जब वो ससुराल गई और वहां पर उसके जीवन का एक नया परिच्छेद शुरू हुआ, वहां पर एक भरे पूरे परिवार में वो गई थी। वो तीन भाइयों में तीन भाइयों में जो सबसे छोटा बेटा था उसकी वो पुत्रवधू थी, यानी कि उसकी बहू थी, यानी कि उसकी 2 जेठ जेठानियां थी और बाकी सास ससुर थे, यानी कि एक भरा पूरा परिवार था। लेकिन यहाँ पर भी उसको बहुत सारा सुख नहीं मिला, सब कुछ संपन्न था। लेकिन क्योंकि अभी देखिए, एक तो छोटी उम्र में उसका विवाह हो गया, सबसे छोटी थी, पूरे परिवार का एक तरह से कहना मानती थी, पूरे परिवार का पालन पोषण करती थी। लेकिन साथ में सबसे ज्यादा दुख उसको वहां पर हुआ कि जब उसकी लगातार 3 बेटियां हो गई। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, क्योंकि वो जो टाइम था वहां पर, उस टाइम पे एक पितृसत्तात्मक जो है जीवन चलता था, यानी कि जहां पर लड़कों को अगर परिवार में लड़का हुआ है या बेटा हुआ है तो उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर जो भक्तन है उसने क्या किया कि यहाँ पर भी उसने अपने परिवार को बहुत सारे संघर्ष के साथ, बहुत सारी कर्मठता के साथ, स्वाभिमान के साथ जो है अपने परिवार को उसने बनाया और संजो कर रखा। लेकिन जो उसके परिवार के बाकी सदस्य थे वो हर तरफ, हर जगह उसको नीचा दिखाना चाहते थे। तो इस तरह से यहाँ तक फिर भी उसका जो परिवार है वो काफी सही चल रहा था। जब उसने अलग अपना जो परिवार है वो बना लिया, काफी अच्छे से सब कुछ चल रहा था, क्योंकि उसका पति और वो खुद दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनती थे, बहुत ज्यादा परिश्रमी थे। और लेकिन क्योंकि कई बार होता है ना कि यहाँ पर जैसे बताया है कि जो दुर्भाग्य होता है वो खुद से ज्यादा, उससे ज्यादा हठी था, यानी कि वो हठी है, वो बहुत मेहनत करती है, वो लगन से काम करती है, वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती है, वो संघर्ष करती है। तो उसका दुर्भाग्य जो था वो उससे भी ज्यादा हठी था कि उसका दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जहां उसके मायके पक्ष में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उस दुख से वो कुछ ही समय हुआ था कि वो उभरी थी। अब उसके मात्र जब वो 29 वर्ष की थी तब उसके पति का देहांत हो गया था। और उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने परिवार को संजो कर रखा। अपने जो बड़े दामाद है, बड़ी बेटी की शादी जब उन्होंने कर दी थी तो अपने बड़े दामाद को घर जवाई बनाकर रख लिया और परिवार काफी सही से चलने लगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि
दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, तो यहाँ पर भी मात्र 19 वर्ष, यानी कि उसकी जो बेटी थी वो अभी किशोरावस्था से युवती ही हुई थी, तो उसके पति की भी मृत्यु हो गई। तो ये उसके जीवन का यहाँ से जो है तीसरा परिच्छेद शुरू हुआ। अब वो किस तरह से अपने परिवार को चलाए, अब वो किस तरह से अपने परिवार को एक तरह से जोड़ कर रखे, क्योंकि अब तो जो परिवार वाले थे उनको तो और ज्यादा मौका मिल गया था कि अब पहले तो उसने अपने बेटे के अपनी दामाद को अपना घर जवाई बनाकर पूरा संपत्ति का जो एक मुखिया है उसको बना दिया था, लेकिन अब उनको फिर से लालच आ गया कि अब इसकी जमीन को कैसे हड़पा जाए। तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी जो बेटी है उसका विवाह जो सबसे बड़ा जो जेठ था उसके साथ उसके साले के साथ जबरदस्ती करवा दिया। बहुत अलग अलग तरीके से एक तरह से उन्होंने अलग अलग तरह से इल्जाम लगाकर उसका विवाह जो है उसके साथ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि अब सारी की सारी जो जमीन थी, जायदाद थी, सारी जो चीजें थी वो अब एक तरह से उनके कंट्रोल में चली गई थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल भी उनके पास लगान तक भरने के लिए पैसे नहीं बचे थे, यानी कि वो लगान तक नहीं भर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग सारे के सारा पैसा जो है वो उड़ा लेते थे, सारा का सारा पैसा वो ले लेते थे। तो अब जो है एक टाइम ऐसा आया कि जो भक्तन थी उसको जमींदार ने, जो जमींदार था उसने बुला लिया, यानी कि अपने घर पर बुला लिया, किसके लिए? लगान के लिए, लगान लेने के लिए। तो अब जब भक्तन लगान नहीं चुका पाई तो उसने क्या किया, पूरे दिन भर उसे कड़ी धूप में खड़ा रखा। अब देखिए ये तो एक तरह से ये बहुत ही कोई ऐसी सजा नहीं है कि कोई मारपीट नहीं की, कोई गलत अपशब्द नहीं कहे, कोई ऐसे नहीं, लेकिन जो उसके स्वाभिमान को यहाँ पर ठेस पहुंची थी, जो उसके आत्मसम्मान पर यहाँ पर ठेस पहुंची थी, कि इस तरह जो उसने पूरा का पूरा जीवन, खास तौर पर जो ऐसा व्यक्ति होता है ना, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, जो संघर्षशील व्यक्ति होता है, जो कर्मठ व्यक्ति होता है, जब उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो फिर उसका जीवन से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी समर्पित था और अब भी उसको इतनी सारी चीजें झेलनी पड़ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाता है। तो वही यहाँ पर भक्तन के साथ हुआ। आज उसकी कर्मठता पर यह सबसे बड़ा कलंक था, यानी कि आज उसको बहुत ही बड़ा अपमान यहाँ पर झेलना पड़ा था। तो अतः अब भक्तन ने कमाई के विचार से शहर आ गई, यानी कि अब उसने, अभी तक तो उसने परिवार को संजो कर रखा था और अपने खेत खलिहान, गाय भैंसे, फल फूल के जो पेड़ थे उन सब चीजों को संजो कर रखा था, लेकिन अब जो है उसने अपना सारा मोह त्याग गई थी, वो सारा मोह उसने अपना त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? क्योंकि अब जो है उसके स्वाभिमान को ठेस यहाँ पर पहुंच चुकी थी। तो लेखिका बताती हैं कि घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके, घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके, मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए, यानी कि अपना चेहरा जो है एक मोटी सूती धोती से ढके हुए बिल्कुल, और जैसे सब प्रकार की चीजों को सुनने के लिए कान बाहर निकाले हुए, ऐसे बनकर जो है वो वहां पर पहुंची। और वो कहती है जब मेरे यहाँ पर सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन का चौथा और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अथा हुआ, लेकिन ये उसकी इति नहीं थी। इति यानी कि अंत। तो लास्ट सेशन में हमने यहीं पर छोड़ा था, यहीं तक मैंने आपको बताया था कि अब उसके जीवन का चौथा परिच्छेद जो है शुरू हो रहा है, लेकिन ये उसके जीवन की इति नहीं है, अंत नहीं है। भक्तन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अब देखिए उसने, जब उसके पति की मृत्यु हुई थी तो जब उसके जो जेठ जेठौत थे वो उस पर बार बार एक तरह से कह रहे थे कि ये अगर दूसरे घर चली जाए तो अच्छा है, हमारी सारी जमीन जायदाद हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसने उस टाइम पे बिल्कुल उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मेरी मर्जी होगी तो मैं ये काम करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। तो उसने क्या किया, उसने सफेद धोती पहनी, कंठी की माला अपने गले में डाली और अपनी बेटी के पति को जो लेकर आई वहां पर,
घर जमाई बनाने के लिए, यानी कि एक तरह से उसने फिर से सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली थी। तो तब से उसकी यही वेशभूषा थी, मतलब बिल्कुल एक वैरागी की तरह, क्योंकि अब उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसका जो मोह था चीजों के प्रति वो कम हो गया था, खत्म हो गया था। तो भक्तन की वेशभूषा में गृहस्थ, जो उसकी जो वेशभूषा थी उसमें थोड़ा सा गृहस्थ और थोड़ा सा वैरागी का सम्मिश्रण था। और ये देखकर लेखिका कहती है कि मेरे मन में एक प्रश्न आया, मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो। अब देखिए, अगर हम किसी को अपना हेल्पिंग हैंड रखते हैं तो उससे पहले देखकर, अगर कोई साधु के वेश में आएगा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारे घर में काम कर पाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो अब उन्होंने सबसे पहला ये प्रश्न किया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो, तुम्हें खाना बनाना आता भी है। तो उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में कहा, ई कौन बड़ी बात आए। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। अपने मतलब बिल्कुल जो उसका एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल वही जो गांव में जिस तरह से वो थी एक्सपर्ट काम में, बिल्कुल उसी तरह से उसने कहा। ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जानत है, दाल रांध लेत है, साग सभी सब भाजी छौक सकित है, उहर बाकी का रहा। तो कहती है कि रोटी बनाना मुझे आता है, दाल बना लेती हूँ मैं और सब्जी छौक लेती हूँ, उसके अलावा और क्या होता है खाना बनाना। अब दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कोई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र करके पहनी और पूर्व के अंधकार में मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल को 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। अब देखिए, आज वो सेवक धर्म में दीक्षित हो चुकी थी, यानी कि उनको रख लिया गया था। तो कल सुबह लेखिका कहती हैं कि उन्होंने मेरे यानी कि कई लोटे अपने सिर पर औंधाए, यानी कि स्नान किया। सुबह तड़के ही उसने क्या किया, स्नान किया। दूसरे दिन सिर पर कई लोटे औंधा कर, कई लोटों से यानी लोटे से स्नान किया उसने। और उसके बाद जो है उसने, लेखिका ने जो उसको धुली हुई धोती दी थी, उस धुली हुई धोती पर पानी के छींटे ऐसे छिड़के। आपने देखा होगा जो गांव के हमारे दादा दादी होते हैं तो वो कोई भी जो नई चीज होती है उसको तुरंत नहीं पहनते, या तो उसको धो लेते हैं या फिर उसको पानी के छींटों से पवित्र कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। तो उसने, लेखिका कहती है, मेरी धुली हुई धोती को भी जल के छींटों से पवित्र किया और फिर पूर्व के अंधकार में, यानी कि जो पूर्व की तरफ जहां अभी अंधकार ही था, क्योंकि ये बहुत सुबह सुबह की बात थी और अंधकार के समय उसने फूटते हुए सूर्य, यानी कि जो सूर्य धीरे 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 निकल रहा था, उस फूटते हुए सूर्य और पीपल को 2 लोटे जल, पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 1 लोटा उसने सूर्य को जल चढ़ाया और 1 लोटा पीपल में जल चढ़ाया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत, अब 2 मिनट तक वो नाक दबाकर, अनुलोम विलोम करते हैं ना, और तो उसने 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके पर प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। यानी कि उसने क्या किया, नहा धोकर, यानी कि वो छुआछूत को मानने वाली थी। जैसे आपने देखा होगा आज भी हमारे पहाड़ों में, हमारे गांव में जो पंडित जो होते हैं और जो दादी होती हैं, बड़ी घर की बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, रसोई में आने नहीं देते, वो खुद खाना बनाते हैं या अलग से कॉटन की धोती पहनकर वो खाना बनाते हैं। और उसके बाद जब रसोई को पूरा लीप कर साफ सुथरा करके उसमें खाना बनाया जाता है, और उसके बाद एक बाउंड्री होती है कि उस बाउंड्री से अंदर एंटर नहीं करना होता है, आपको वहीं पर खाना दिया जाएगा, आप वहीं पर खाना खाएंगे और उसके बाद आप बाउंड्री से एंटर अंदर नहीं करेंगे। यानी कि जो रसोई का मेन मुख्य हिस्सा है जहां पर खाना बनाया जाता है उसको आप टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब उसने क्या किया, जब वो नहा धोकर रसोई में आई तो उसने क्या किया, एक कोयले की मोटी रेखा चारों तरफ बना दी। उसने क्या किया, कोयले से मोटी रेखा बनाकर अपने साम्राज्य की, कि यहाँ से आप अंदर एंटर
नहीं हो सकती हैं। अपने साम्राज्य की सीमा जो है निश्चित करके अब वो चौके पर प्रतिष्ठित हो गई। जो रसोई का चौका होता है ना, जिसमें बैठकर खाना बनाया जाता है, चौका, लकड़ी का पिड़का भी कहते हैं, उस पे बैठकर जो है बनाया जाता है। तो लेखिका कहती है, ये देखकर मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। यानी कि ये बहुत कुछ जो है आगे कहने वाली है, बहुत कुछ आगे करने वाली है। इसका साथ तो टेढ़ी खीर होने वाला है। टेढ़ी खीर यानी कि थोड़ा सा अटपटा होने वाला है। अपने भोजन के संबंध में नितान वीतराग होने पर मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। यानी कि वो कहती है मैं अपने भोजन के संबंध में नितान वीतराग, तो वो लेखिका कहती है कि मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा चीजें अच्छा खाती हूँ या बहुत बहुत ज्यादा चीजें पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं परिवार में पाक विद्या के लिए प्रख्यात हूँ। यानी कि मैं काफी अच्छा खाना बना लेती हूँ, ऐसा लेखिका अपने बारे में कहती है। और कहती है और कोई पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ता नीची बिना किए रह नहीं सकता। और जो इंसान जो है पाक कुशल हो, खाना बनाने में जो एक्सपर्ट हो, तो दूसरे के काम में वो गलतियां निकाले बिना नहीं रह सकता। अगर आप काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आपको कुछ काम अगर काफी अच्छे से आता है और दूसरा उसी काम को कर रहा है, तो आप उसमें नुक्स जरूर निकालते कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, इसमें नमक थोड़ा कम डालो, इसमें ज्यादा डालो, इसमें मिर्च मत डालना, इसमें तेल मत डालना, इसको ज्यादा मत पकाना, इसको ज्यादा मत गलाना, इसको ज्यादा फ्राई मत करना, ठीक है ना। तो ये होती है पाक कला। तो वो कहती है कि जो इंसान इस चीज में एक तरह से प्रवीण होता है, कुशल होता है, तो वो दूसरों के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। यानी कि दूसरों के काम में भी वो उंगली करता रहता है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया, तो भक्तन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। आपने देखा होगा कि कई बार लोग जो है कुछ कहते हैं ना कि हम बाहर नहीं खाते, हम बाहर का खाना नहीं खाते, हम जो शादी विवाह में खाना नहीं खाते, हम ऐसी जगहों पर खाना नहीं खाते जहाँ पे गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। तो अक्सर वो क्या कहते हैं, वो भूखे रह जाते हैं। अब देखिए घर में कोई पार्टी है या घर में कहीं फंक्शन में जा रहे हैं या कहीं पर कोई भी फंक्शन हुआ है, तो स्पेशली अगर एक इंसान खाना नहीं खाता तो उसके लिए कोई नहीं सोचता, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया मुझे। और वो कहती हैं कि भक्तन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध, कि भक्तन को भी ये डाउट था कि कहीं यहाँ रसोई के अंदर ना आ जाए, और उसका जो आंखों में निषेध कि तुम यहाँ से अंदर मत आना, अब तो मुझे टोकना मत कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मुझे टोकना मत। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो गई, ओहटी। तो वो कहते हैं जब मुझे बार स्मरण हो आया कि ऐसे लोग जब दूसरों के हाथ से खाना टच हो जाए तो वो खाना नहीं खाते हैं, तो ये बात जब मुझे ध्यान आई और वो भक्तन की आंखों में जो निषेध मैंने देखा कि अब तुम्हारा इस लाइन से अंदर एंट्री नहीं है, तो तब मेरे लिए वो जो कोयले की रेखा थी वो लक्ष्मण रेखा के समान दुर्लंघ्य हो गई। यानी कि मैं अब उसको नहीं लांघ सकती थी, मैं उसके अंदर नहीं जा सकती थी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैंने चौके में पीढ़े पर अपने आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। तो वो कहती हैं मैं दौड़ कर गई निरुपाय, यानी कि मेरे पास अब कोई उपाय नहीं था, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन चॉइस नहीं थी। तो मैं सीधे अपने कमरे में गई और अपने नाक के ऊपर मैंने पुस्तक रखी और खुली पुस्तक स्थापित की, और मैं वो चौके पर जो पीढ़े पर, चौके में जो रसोई का चौका है उसके पीढ़े पर आसीन उस अनाधिकारी, जो किसी चीज का अधिकार जिसको नहीं है, वो उस पर बैठी हुई है, तो उसको भूलने का मैं प्रयास करने लगी कि नहीं, मुझे वहां की तरफ नहीं सोचना है, मुझे वहां की तरफ नहीं सोचना है, वो जो भी करेगी अच्छा करेगी, मैं जो भी बनाएगी अच्छा बनाएगी, मुझे नहीं सोचना है। तो वो ये सोचकर जो है वहां पर उसको भुलाने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्म संतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी गहरी काली
चित्तीदार 4 रोटियां रखकर। अब देखिए क्या हुआ, जब भोजन का समय आया, खाना खाने का टाइम आया, तो वो कहती है कि जब मैंने सीधे जाकर रसोई में जाकर अपनी जो निश्चित सीमा थी, यानी कि जहां तक मेरे लिए सीमा बनाई गई थी, वहां पर जाकर मैंने निर्दिष्ट स्थान पर, यानी कि जो मेरे लिए जगह बनाई गई थी, उस जगह पर जब मैं बैठी, तो भक्तन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि, यानी कि वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हुई, उसे बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिली कि इसने मेरा कहना माना, इसने मेरा कहा हुआ किया, और ये मेरा एक तरह से मेरी बताई हुई जगह पर ये बैठ गई। तो उसने क्या किया, मेरी फूल की थाली में जो प्लेट थी, उस प्लेट में 1 अंगुल मोटी, यानी कि लगभग इतनी मोटी, ठीक है, और गहरी काली चित्तेदार, यानी कि बहुत ज्यादा डार्क जली हुई जो रोटियां होती है ना, गहरी काली चित्तेदार रोटी, चित्तेदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल उस पर परोस दी। पहले तो जो प्लेट होता है ना, प्लेट रखी, प्लेट पर 4 इतनी मोटी रोटियां रखी, और उसी प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करके साइड में जो है गाढ़ी गाढ़ी दाल भी डाल दी। पर जब उसके उत्साह पर तुराशपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यानी कि जो इतना ज्यादा वो खुश हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी, अब सोचिए कि किस तरह से इतनी मोटी मोटी 4 रोटियां और एक प्लेट में, उसी प्लेट में उसको टेढ़ा करके साइड में दाल रख दी। तो लेखिका कहते हैं मैंने रुआंसे, बिल्कुल एक तरह से मेरा भाव जो है बहुत ही खराब था उस चीज को देखकर कि इसने आखिर ये बनाया क्या है, इतनी मोटी रोटियां, वो भी 4 रोटियां, वो भी काली, बिल्कुल जली हुई, चकत्तेदार। तो वो कहती है कि मैंने रुआंसे भाव से कहा कि यह क्या बनाया है। तब वह हदबुद्ध हो रही, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में, यानी कि तब वो थोड़ा सा हदबुद्ध रही, थोड़ा सा चुप रही, क्योंकि सारी उसकी जो मिस्टेक थी वो क्या थी कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, यानी कि अच्छे से सेक ले, कहीं पर कच्ची ना रह जाए, ये सोचने के चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही जल गई, पर अच्छी है। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तो उसका क्या काम, सब्जियां घर पे ढेर सारी रखी हुई है, लेकिन जब घर में दाल बनी है तो सब्जी का क्या काम, वो शाम को काम आ जाएगी, ठीक है ना। काम शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। तो मतलब एडजस्ट करना कि चलो अगर दिन में दाल बनी है, दिन में दाल रोटी खाई जा रही है, तो शाम को सब्जी रोटी खा लेंगे। तो ये अगर दिन में भी सब्जी बनानी है, दाल भी बनानी है, ऐसा नहीं है, अगर दिन में दाल बनी है तो सब्जी रात को बनेगी, बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो सब ठीक हो जाता, अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। तो वो कहती है कि अगर दूध घी मुझे अच्छा लगता तो शायद फिर भी ये जो मील है, ये खाना है जो मुझे मेरे लिए थोड़ा ठीक होता, लेकिन अब क्या किया जाए, अब तो शायद अमचूर और लाल मिर्च की चटनी इसके साथ पीस लेनी चाहिए। उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा गुड़ दे देगी। तो उसने कहा कि देखो दाल बनी है तो सब्जी तो बनेगी नहीं, अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो फिर आपके लिए अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस दूंगी, और अगर उससे भी आपका काम नहीं चला तो मैं आपको गांव से लाया हुआ गठरी में बांधा हुआ गुड़ आपको दे दूंगी। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं, फिर वह अनाड़िन या फूहड़ नहीं है। तो उसने कहा कि शहर के लोग क्या कुछ अलग ही खाते हैं काला बत्तू, तो मैं कोई अनाड़िन या फूहड़ नहीं हूं, क्योंकि उसके ससुर, पतिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने उसको आज तक कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं। लेखिका कहती है क्योंकि जब वो काम करती थी तो उसके जो ससुर थे, पतिया ससुर थे, अजिया ससुर थे, उसकी जो सासें थी, उन्होंने उसको पाक कुशलता के लिए बहुत सारे मौखिक प्रमाण अभी तक दिए हुए थे। भक्तन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त, कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। लेखिका कहती है कि इतना भयंकर लेक्चर दिया उसने उस खाने पर, तो उससे मैंने क्या किया कि गुड़ और घी से मुझे अरुचि थी, और इस कारण मैं दाल के साथ ही एक मोटी सी रोटी खाकर बड़े ठाट के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच गई, और
न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। और वहां पर न्याय सूत्रों को पढ़ते पढ़ते शहर और ग्रामीण जीवन जो है इस पर अंतर क्या है, किस तरह का यहाँ पर खान पान रहन सहन का अंतर है, उस पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। तो लेखिका कहती हैं कि मुझे अलग से भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी, यानी कि भोजन के लिए मुझे अलग से व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि मेरा जो गिरता हुआ स्वास्थ्य था और परिवार वालों की चिंता के निवारण पर प्रबंध ऐसा हो गया कि अब उपचार का प्रश्न तो खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। तो देखिए क्या होता है कि गांव के जो लोग होते हैं ना, वो किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करना सीखते हैं। आपने देखा होगा शहर के लोगों को दिन जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहिए होती है, दिन में भी बहुत अच्छा अच्छा खाना, रात को भी अच्छा अच्छा खाना। लेकिन गांव के लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करना सीखते हैं। उनको उनको पता है कि कैसे कमाया जा रहा है, कितनी मेहनत इसके लिए की जा रही है, कितना एक तरह से खून पसीना इसके लिए बहाया जा रहा है, कैसे इसको खेत पे उगाया जाता है, तो कैसे इस पर मेहनत लगती है। तो ना तो उनके पास समय होता है इतनी सारी चीजों के लिए, और ना ही वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनको एक तरह से एक लिमिट में रहना जो है आता है। तो लेखिका कहती है कि भक्तन की सरलता के प्रति मुझे सरलता भक्तन ने के इस देहातन वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। यानी कि मैं ये फील ही नहीं होने देती थी कि मुझे इस चीज से दिक्कत हो रही है, मुझे असुविधा है इस चीज से, मुझे कोई परेशानी है इस चीज से। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर, कि मेरे लिए क्या सही है क्या अच्छा है इसकी चिंता करना तो दूर, बल्कि मैं असुविधाओं को भी छुपाने लगी। जो मुझे दुख हो रहे थे, कष्ट हो रहे थे, पीड़ा हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, उनको भी मैं छुपाने लगी। इसके अतिरिक्त भक्तन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। तो देखिए अभी तक उसने शुरुआत से ही उसको ही गांव में, यानी कि वो जब भी उसने जो भी काम किया शादी के बाद, पूरा काम का लोड उस पर था, वो सारे काम अपने तरीके से करती थी। सब लोग जो है उसको फॉलो करते थे, सब उसका बनाया हुआ खाना खाते थे, सब उसकी काम की तारीफ करते थे सब। तो एक तरह से उसे ये आदत बन चुकी थी उसकी कि जो सारे लोग हैं वो मेरे हिसाब से चले, ठीक है। पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की, यानी कि उसको ये था कि जितने भी लोग हैं वो मेरे हिसाब से चले, लेकिन अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना भी उसके लिए संभव नहीं। यानी कि मैं भी कुछ चेंज करूं अपने आप में, मैं भी कुछ परिवर्तन लाऊं अपने आप में, क्योंकि अब तो मैं शहर में आ गई हूं। लेकिन उनको इस चीज का कोई भी कल्पना तक वो नहीं करती थी कि मैं अपने आप में कुछ चेंज लाऊं। आज मैं अधिक देहाती हूं, पर उससे शहर की हवा तक नहीं लग पाई। तो लेखिका कहती है इसी कारण आज मैं उससे भी ज्यादा देहातन बन गई हूं, लेकिन उसको आज तक शहर की हवा नहीं लग पाई, क्योंकि उसने अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला, अपने आप में उसने कोई अंतर नहीं किया, अपने आप में उसने कोई परिवर्तन करना नहीं चाहा। लेकिन लेखिका कहती है कि मैं अब पूरी तरह से जो ग्रामीण परिवेश है या उसके जो तौर तरीके हैं उसमें मैं ढल चुकी हूँ, उससे भी ज्यादा मैं देहाती बन चुकी हूँ, पर उसको गांव शहर की हवा तक नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझसे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती थी। यानी कि ये जो गांव की चीजें होती थी उससे ही बने खाद्य पदार्थ, जैसे उन्होंने कहा कि मकई का, जो मक्के का रात का बना दलिया, रात को बना दिया दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। यानी कि मट्ठा डाला हुआ जो है, मट्ठे से भी ज्यादा जो है खट्टा लगता है, सौंधा लगता है।
बाजरे का तिल लगाकर बनाए हुए पुए, बाजरे के पुए उनके ऊपर तिल लगाकर, वो ठंडे खाने चाहिए, गरम वो थोड़ा कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, जो ज्वार के जो दाने हैं और भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दाने जो हैं, उसकी खिचड़ी बहुत अच्छी होती है। सफेद महुए की लापसी संसार भर के हलवे को एक तरह से लजा सकती है। तो वो ये सारी चीजों को बनाने की जो विधि है वो उनको क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। यानी कि वो कहती हैं कि गांव की लगभग सारी चीजें उसने मुझे बना बना कर खिला दी थी और एक तरह से अब वो मुझे पसंद आने लगी थी, और जो चीजें वो नहीं बनाती थी वो उसको एक तरह से वैसे ही उन्हें बता देती थी। लेकिन शहर के एक रसगुल्ले की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो भक्तन के पोपले मुंह में जा पाए। उसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो भक्तन उसको खा सके। यानी कि भक्तन ने कभी इंटरेस्ट, कभी लालच, कभी कोई मोह शहर की चीजों के प्रति नहीं किया। मेरे दिन रात नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। यानी कि रोज रोज लेखिका नाराज होती थी कि तुम साफ धोती क्यों नहीं पहनती हो, साफ कपड़े क्यों नहीं पहनती हो। तो वो कहती है मैं सुबह शाम उसको टोकती थी, सुबह शाम उससे गुस्सा होती थी, लेकिन फिर भी उससे साफ कपड़े पहनना नहीं सीखा। क्योंकि ये अब उसने जीवन भर, जीवन पर्यंत उसने ऐसा ही किया है। क्योंकि वो खेत में जाती है, गाय को देखती है, घर का खाना बनाती है, घर का काम करती है, बाहर का काम करती है, खेत खलिहान का काम करती है, तो कैसे उसके कपड़े साफ सुथरे रह सकते हैं, उसको आदत हो गई है। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। वो कहती है कि जो मेरे, लेखिका कहती है कि खुद ने तो उसने कभी साफ कपड़े पहनना तक नहीं सीखा, और बल्कि मेरे जो साफ सुथरे कपड़े हैं, धुले हुए कपड़े हैं, उनको तय करने के बहाने, यानी कि वो बहुत उल्टे पुल्टे तरीके से उनको तय करती है और सलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा के अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी है। वो कहती है कि उसने मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं जो है कंठस्थ करा दी हैं, पर मेरे पुकारने पर आज भी आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार उसने अभी तक नहीं सीखा। यानी कि अभी भी वो जब भी उन्हें लेखिका पुकारती है तो वो आय कहकर उत्तर देती है। तो आपने देखा कि आज का जो हमारा सेशन था, इसमें हमने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से भक्तन के शहरी जीवन को देखा, जिसमें आपने देखा कि कुछ भी बदलाव उसके जीवन में अभी तक नहीं हो पाया है। अब कुछ थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पर इसका बचा हुआ है, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे और समझेंगे। और उसके बाद जो है हम आगे जो मैंने बताया आपको कि किस तरह से हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे, और साथ ही एक एक पैराग्राफ हम इसका लेंगे और उससे जुड़े हुए अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।